उस रात फ्लैट में जल्द ही रात उतर आई और हम दोनों अपने कमरे में पहुंच गए। अगली सुबह वीरा हमारे बेदार होने से पहले तैयार हो चुकी थी। उसने फूलदार कमीज शलवार के साथ उसी डिजाइन का हल्का दुपट्टा यूं गर्दन में डाला हुआ था कि दोनों पल्लू उसकी शानों से आगे चल रहे थे। किसी मेकअप के बगैर वो इस वक्त बहुत हसीन और पुरकशिश नजर आ रही थी। मैंने महसूस किया कि इस वक्त सुल्तान शाह बहुत खामोश और उदास था। वो बार बार कनखियों से वीरा की तरफ देख रहा था। गजाला की कैफियत मेरे लिए काबिल फहम थी। मैं वीरा जैसी जिद्दी और सरकश औरत के साथ सफर पर जा रहा था। गजाला कितनी भी फराख दिल रही हो, इस सूरत हाल पर खुश नहीं हो सकती थी। फिर भी वो भरी भरी आंखों के साथ होंठों पर मुस्कुराहट सजाए मेरे इर्द गिर्द वीरा की देखभाल कर रही थी। इस भीड़ में बस वीरा ही सबसे ज्यादा खुश और बेफिक्र नजर आ रही थी। उसने खिलाफे मामूल सुल्तान शाह से कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। मेरा अंदाजा था कि वो उसकी उदासी से बेखबर नहीं थी। सुल्तान शाह, नाश्ता करते हुए वीरा अचानक ही उसे मुखातिब कर बैठी। मेरी गलतियों और खुताओं को खलूस दिल से मुआफ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है। मैं वैशियों के जंगल में अपने बाप के कातलों से इंतकाम लेने जा रही हूँ। मेरी कामयाबी के लिए दुआ करना। सुना है कि अच्छे आदमियों की दुआएं कबूल होती हैं और तुम बहुत नेक और अच्छे आदमी हो। इतने अच्छे कि मैंने तुम्हारे सामने खुद को हमेशा बहुत पस्त और हकीर समझा। वीरा वो एतराफ न जाने कब से अपने दिल की पहनाइयों में लिए बैठी थी। आखिर में उसकी भराई हुई आवाज उसके हल्क में फंस गई। अपनी आंखों में यकायक उमड़ आने वाले दो आंसुओं को उसने रुखसारों पर लुढ़कने से पहले टिश्यू पेपर में जज्ब कर लिया और उसके होंठों पर एक गमगीन मुस्कुराहट फैल गई। सुल्तान शाह उसी की तरफ देख रहा था। वीरा के जवाब में कुछ कहे बगैर उसने एक झटके से कुर्सी छोड़ी और अपने कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। इस वक्त हम चारों ही खामोश थे और फिजा बोझल हो गई थी। ये वाकई शुतर मुर्ग है। चंद सानियों बाद वीरा ने दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ कहा, यहाँ बैठकर मेरा सामना करने के बजाय अपने कमरे में भाग गया। समझते कि मैं वहां नहीं पहुंच सकती। वो भी उठी और उसी तरफ चलती। हमारे घर से निकलने तक सबका जज्बाती उबाल कदरे कमजोर पड़ चुका था। सबने एक दूसरे को फ्लैट ही में अलविदा कह दिया क्योंकि सुल्तान शाह को गजाला के पास रुकना था। वीरा को अव्वल खान एयरपोर्ट ले जाता जबकि मुझे टैक्सी से वहां पहुंचना था। हिफाजत के नुक्ता नजर से हम दोनों का एक दूसरे से अलग रहना जरूरी था। मैं टैक्सी से एयरपोर्ट पहुंचा तो वीरा पहले ही बैनुल-अक़वामी लाउंज में अव्वल खान के साथ मौजूद थी और बहुत सी निगाहों का मरकज बनी हुई थी। वीरा एक पुरकशिश औरत थी। इस वक्त उसकी ये खूबी ही काम आई। इकॉनमी क्लास की तवील कितारों को छोड़कर वो फर्स्ट क्लास के खाली काउंटर पर पहुंच गई तो चंद सानियों में ही उसे बोर्डिंग कार्ड जारी कर दिया गया। वो अव्वल खान से हाथ मिलाकर इमिग्रेशन काउंटर तक गई और पासपोर्ट पर मोहर लगवाकर वहां से भी गुजर गई। बहुत से दूसरे मुसाफिरों की तरह मैं भी ढटाई से उसको देखता रहा। फिर वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। अव्वल खान एक गोशे में पड़ी हुई फर्श गिर कुर्सी पर जा बैठा। वीरा अंदर जा चुकी थी मगर वो मेरी क्लियरेंस के इंतजार में वहां रुका हुआ था। मेरी बारी काफी देर बाद आई। मुसाफिरों की तादाद से अंदाजा हो रहा था कि अमारात की इस बैनुल-अक़वामी परवाज पर बड़ा जटत्यारा इस्तेमाल हो रहा था। बोर्डिंग कार्ड लेने के बाद मैं भी खैरो खूबी से इमिग्रेशन और सिक्योरिटी के मराहिल से गुजरकर अंदर पहुंच गया। इन दिनों कायदे आजम टर्मिनल ज़ेर तामीर था और सारी मुल्की और गैर मुल्की परवाजें पुराने टर्मिनल से ही आती जाती थी। अंदर घुसते ही वीरा मुझे नजर आ गई। वह सर्विस काउंटर पर फोन करने में मसरूफ थी। उसकी नजरें उसी रास्ते पर जमी हुई थी जिधर से मुसाफिर अंदर आ रहे थे। इस परवाज के असल मुसाफिरों का अंदाजा तो जहाज में पहुंच कर ही हो सकता था मगर लाउंज में हर तबके के लोग नजर आ रहे थे। अमारात की परवाज पर बोर्डिंग का ऐलान होते ही मुसाफिरों की बड़ी तादाद में खलचल पैदा हुई और गेट के सामने मुसाफिरों की कतार लगती चली गई जो टारमिक पर खड़ी हुई बड़ी बसों में मुंतकिल होने के मुंतजिर थी। बोर्डिंग कार्ड के दो हिस्से गंवाकर मैं जहाज में पहुंचा। मुझे दो निशिस्तों वाली राहदारी के साथ निशिस्त मिली थी। चंद सानियों बाद खिड़की के साथ वाली सीट पर एक अधेड़ उम्र बारिश शख्स आ बैठा। मुकर्रर वक्त पर मखसूस ऐलानात कैबिन में गूंजने लगे और फिर जहाज रनवे की समत में रेंगने लगा। रनवे के सिरे पर चंद सानियों तक शायद कंट्रोल टावर की क्लियरेंस का इंतजार किया गया। फिर यकायक जहाज के इंजनों का शोर तेज हुआ और पूरे जहाज ने किसी आहिनी परिंदे की तरह छुरछुरी लेकर तोड़ लगा दी। लम्बा बलम्बा बढ़ती हुई रफ्तार के साथ आखिरकार जहाज फिजा में बुलंद होने लगा। जहाज की फिजा में बुलंद होने की चंद मिनट बाद ही तबाकुनोशी की ममानत की रोशन हदायत तारीख होगी। मैंने बोर्डिंग कार्ड लेते हुए वजाहत कर दी थी कि मैं तबाकुनोशी का आदी था। इस वजह से मेरी निशिस्त ऐसे हिस्से में थी जहां दौराने परवाज तबाकुनोशी पर कोई पाबंदी नहीं थी। सिगरेट सुलगाते हुए मैंने महसूस किया कि मेरे बराबर में खिड़की के साथ वाली निशिस्त पर बैठा हुआ खुशखशी दाढ़ी वाला अधेड़ उम्र शख्स खासा मुस्तरिब था और बार बार मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैंने सिगरेट का पहला कश लेकर गहरे धुएं के मरगोले फिजा में बखेर दिए।
नशिस्तों के ऊपर हिफाजती बंद बांधे रखने के बारे में हदायत उस वक्त भी रोशन थीं, लेकिन शायद फिजाई मेजबान इस हदायत की पाबंदी से मुस्तस्ना थे। वो त्यारे की दोनों राहदारियों में कुछ इस अंदाज में हरकत में आ चुके थे जैसे वो त्यारा इन्हीं की नकलो हरकत के नतीजे में महवे परवाज था। मैंने सर घुमाकर आगे पीछे का जायजा लेने की कोशिश की तो अपनी समत की राहदारी में सिरे की नशिस्तों पर बैठे हुए चंद ही मुसाफिरों को देखने में कामयाब हो चुका। जहाजों में मुसाफिरों के आराम के नाम पर कुछ ऐसी मंसूबा साजी की जाती है कि बेशतर मुसाफिरों को अपनी अपनी जगह पर बड़ी हद तक खलवत सी मुयस्सर रहती है। वो कुर्बो जवार के चंद मुसाफिरों की नजरों में जरूर होते हैं, लेकिन आगे पीछे वाले जब तक इरादी तौर पर जगह छोड़कर कैबिन का सर्वे करने के इरादे से चलकदमी ना करें, सारे मुसाफिरों का जायजा नहीं ले सकते। इस महदूद बंदोबस्त में मैं वीरा को देखने में कामयाब नहीं हो सका। खुशबुओं में बसी हुई एक दिलकश और पुख्ता उम्र एयर होस्टेस से करीब से गुजरे तो मेरे बराबर में बैठे हुए अधेड़ उम्र शख्स के होंठों से एक बेसाख्ता सिस्कारी की सूरत में मिस की सदा बुलंद हुई। मैंने कनखियों से देख लिया था कि इसे पुकारने से पहले मुसूफ ने मुझे गुसीली नजरों से घूरा था। शायद इसका सबब यह रहा हो कि उसकी तमाम तर बेचैनी के बावजूद मैंने एक बार भी बराह रास्त उसकी तरफ देखने की जहमत नहीं की थी। यस सर। एयर होस्टेस खलीखाना मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ मुतवज्जा हुई तो उसके जुमला आज़ाए रईसा और खबीसा मेरे करीब तर थे, क्योंकि मैं सिरे की निशिस्त पर विराजमान था और वो अरब बल्कि लुबनानी खातून इब्तदाए परवाज में फिजाई मेहमानों की खिदमत के जज्बे से सरशार नजर आ रही थी। मुसाफिरों की अक्सरियत के तौर देखते हुए मुझे यकीन था कि अगली मंजिल आने से बहुत पहले इस खातून की वो सारी खुश खल्की रफा हो जाएगी। एक गिलास ठंडा पानी, मेरे पड़ोसी ने हकला कर फरमाइश की। एयर होस्टेस एक फ्याजाना मुस्कुराहट बखेर कर आगे चल दी। इस वक्त तक बहुत सी नशिस्तों पर सर्विस की तलब की रोशनी नमूदार हो चुकी थी। मशरिक़ वुस्ता में तपती हुई धूप में पसीना बहाकर रोजी कमाने वाले मेहनत कशों को 2-4 साल में एक आध बार ही फिजाई सफर का ये मौका मुयस्सर आता है, जब वो मजदूर नहीं बल्कि एक बैनुल-अक़वामी फिजाई कंपनी के मुअज़्ज़ज़ मुसाफिर होते हैं। वो अपनी या अपने आजर की जेब से पूरा किराया अदा करके सफर करने और फिर दौरान सफर अपने अदा किए हुए किराए से पूरी तरह फैज़याब होने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ऐसे मुसाफिरों की कोशिशों का बेशतर बोझ फिजाई मेजबानों पर पड़ता है। मर्द अपनी फितरी महरी की बिना पर इस बोझ से बड़ी हद तक बचे रहते हैं। इन तमाम का बोझ भी इन खुश खल्क ख़वातीन को उठाना पड़ता है, जो अंदर से भुन जाने के बावजूद अपने लबों पर एक लतीफ़ मुस्कुराहट रखने की आदी हो जाती है। एयर होस्टेस के चले जाने के बाद मैंने पहली बार पड़ोसी की तरफ देखा। वो शायद शुरू ही से मेरी किसी निगाह इल्तफात का मुंतजिर था। उसने फौरन मेरी आंखों में आंखें डाल दी। उसके चेहरे पर एक आसूदा से मुस्कुराहट फैल गई थी। आप कहाँ जा रहे हैं? उसने तारुफ के बगैर सवाल करके मुझे ये जता दिया कि उसकी मंजिल दुबई नहीं थी। इस तरह वो भी दूर का मुसाफिर था। लंदन का इरादा है, मैंने जवाबी मुस्कुराहट के साथ कहा। फिलहाल तो कुछ देर के लिए दुबई में रुकना होगा। गुड, वो खुश हो गया। कराची से दुबई तक बमुश्किल कोई बाज़ोक हम सफ़र मिलता है। जरा देखिए कितने मुसाफिर चारों पैरों से नशिस्तों पर चढ़े बैठे, जैसे इनके बाद कोई इन जगहों पर बैठ ही नहीं सकेगा। कोई निस्वार दबाए बैठा है तो कोई पान चबा रहा है। मैं उसे खुश्क नजरों से घूर कर रह गया। मैं पहले भी तल्ख तजर्बे से गुजर चुका था कि दियारे मगरिब का सफ़र करने वालों से मुसाफिर मशरिक़ वुस्ता के मेहनत कश आज़मीन को अमूमन तहकीर की निगाहों से देखते हैं। बर्तरी खोलनाक घमंड में अमीरों और रईस सादों के लिए यह एहसास सुहाने रूह है कि बहुत से मुफलिस और बेमाया लोग भी इनकी बराबरी की जसारत करते हुए इनके हम सफ़र बने हुए हैं और वो इन्हें उड़ते हुए जहाज से बाहर फेंकने पर कादिर नहीं है। आप लंदन जा रहे हैं तो पीते भी होंगे। कदरे हिचकिचाहट के बाद उसने अपनी बात जारी रखते हुए खुश होकर कहा, निस्वार और पान के मुकाबले में अल्कोहल ज्यादा मोहलक होती है। मैंने मानी के लहजे में कहा। वो अपनी जगह पर कसमसा कर रह गया। फिर खिफत अमेज हंसी के साथ बोला, गोरे पान या निस्वार नहीं खाते, शराब पीते हैं। लंदन में निस्वार या पान खाकर पिचकारियां मारता फिरेगा तो साले क्या सोचेंगे। हमको अपने मुल्क की इज्जत का भी ख्याल होना चाहिए ना। आप शायद पिशावर नहीं गए, वहां गोरी लोड़ियां निस्वार और भंग और चर्स बल्कि हेरोइन तक इस्तेमाल करती हैं। अपना खर्च पूरा करने के लिए हर शाम बाजारों में निकलती हैं। इन्हें कोई न कोई गोरी चमड़ी का शौकीन मिल ही जाता है और इनका गुजारा होता रहता है। वो यहाँ आती हैं तो इन्हें अपने मुल्क की इज्जत का जरा भी एहसास नहीं होता। औरतें तो औरतें, इनके मर्द भी यहाँ आकर कुछ से कुछ बन जाते हैं। फरंगियों के पुश्तैनी दुश्मन इन्हें हाथों हाथ लेते हैं। अरे आप तो बहुत दूर चले गए। उसने मेरी बात काट कर कहा। मैं अर्ज कर रहा था कि ऐसे सब लोग गैर मुहज्जब होते हैं। चर्चा हेरोइन के लिए जिस्म फरोशी, ला हौला वला कुव्वत। नशा करना हो तो आदमी कोई शाइस्ता नशा करे। आपको पता है कि अमारात ड्राई लाइन नहीं है।
आखिरी सवाल उसने मेरी तरफ झुककर जराना लहजा में किया था। मुझे मालूम है, मैंने आरफाना मुस्कुराहट के साथ कहा, इसीलिए मैं PIA या सऊदीया से सफर नहीं करता। सफर में जरा बेइतदाली ना हो तो फिर वो सफर क्या हुआ? वो खिल उठा, वह क्या बात कही है। मैं डर रहा था कि कहीं आपकी वजह से मेरा दुबई का सफर किरकिरा ना हो जाए। अब मजा आएगा। ये कहते ही उन्होंने कॉल बेल का बटन दबा दिया। इस राहदारी में मामूर एयर होस्टेस का जोशो जज्बा ताजा था। वो फौरन ही उसके लिए ठंडे पानी का एक गिलास ले आई, जिसकी उसने पहले से फरमाइश की हुई थी। हम दोनों के लिए स्कॉच ले आओ। उसने पानी का कागजी गिलास लेकर एयर होस्टेस को हदायत दी और फिर मेरी तरफ मुतवज्जा होकर बोला, चंद बरसों पहले की बात है कि इकॉनमी क्लास में अपनी गिरा से खरीद कर शराब पीनी पड़ती थी। आज तो सब भी पिलाने पर तुले रहते हैं। किराया पूरा दिया हो और मुफ्त में मिल रही हो तो मेरा ख्याल है कि वाज को भी अपने ज़र्फ के मुताबिक थोड़ी बहुत पी लेनी चाहिए। गनीमत है कि आप अपने नादर ख्यालात का इजहार दौरान परवाज सिर्फ मुझसे कर रहे हैं। यही बात आपने पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में बरसे ज़मीन की होती तो अब तक आपका फंदीलमा हो चुका होता। फंदीलमा? उसने हैरत से दोहराया। यह क्या होता है? जब फंदीलमा होता है तो कुछ भी नहीं होता। मरने वाले के लिए दुनिया वीरान और अजनबी हो जाती है। दिल में गोली उतरती है या गले पर खंजर चलता है और यही फंदीलमा होता है। वो किसी आए हुए अंदाज में हंसते हुए गोया हुआ, आप दुरुस्त कह रहे हैं। पाकिस्तान में मौलवी मुल्लाओं के बारे में कोई नाकदाना बात छेड़कर महफूज रहना बहुत मुश्किल है। कोई ना कोई फिरका आपके खिलाफ उठ खड़ा होता है। मगर मैंने इटली के पिछले सफर में खुद एक मौलवी साहब के साथ महनोशी की थी। वो शायद उम्र भर के तरसे हुए थे, दूसरे पैग में ही बैकने लगे थे। ऐसे ऐसे गुल खिला रहे थे कि मेरे लिए उन्हें दोहराना भी नामुमकिन है। तलाकज़दा औरतों के बारे में उनके ख्यालात बहुत घरौने थे। वैसे हर औरत को जिनसी कजरवी का शिकार करार देने पर तुले हुए थे। आपके बाल बच्चे कहाँ रहते हैं? मैंने उसकी बेतकल्फी से फायदा उठाते हुए पूछ लिया। बाल सर पर हैं, बच्चे हैदराबाद में दादी के पास रहते हैं। वो बोले। दादी के जिक्र पर मैं चौंक पड़ा। उसने अपनी बीवी के बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने रिटाई से काम लेते हुए बराह रास्त सवाल कर डाला, बच्चे दादी के पास रहते हैं तो आपकी बेगम भी अपनी सास के साथ रहती होगी। उसने मायूसी से अपने सर को नफे में हिलाते हुए कहा, नहीं, वो बेवा हो चुकी है। बेवा? मैंने मुंह बनाकर उसे घूरा। मुझे शुबा हुआ था कि मेरी बेतकल्फी से फायदा उठाकर वो मुझे घिसने की कोशिश कर रहा था। मैंने कदर सख्ती से कहा, वो बेवा हो चुकी है तो अब तक आपको खाक में मिलकर सफर और अस्काच की जरूरत से बेनियाज हो जाना चाहिए था। उसके होंठों पर खफीफ से मुस्कुराहट फैल गई और उसने मानीखेज नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं इसे छोड़ चुका हूं। उसने दूसरी शादी कर ली। हाल ही में उसके दूसरे शौहर का इंतकाल हुआ है। उसकी वजाहत सुनते ही ये नुक्ता मेरी समझ में आ गया कि वो मुतालिका औरतों के बारे में अपने किसी पुराने हम सफर की राय से क्यों भड़का हुआ था। वो बातूनी जरूर था मगर मकार नहीं था। मैंने वक्त गुजारने के लिए सरसरी अंदाज में पूछ लिया, पहली से छुटकारा पाने के बाद आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? कोशिश की मगर कामयाबी नहीं हुई। उसने गोल मोल सा जवाब दिया, इद्दत पूरी हो जाने पर अब उसी से शादी करने का फैसला कर चुका हूँ। उसकी आखिरी फिक्रों से बेचारगी मुतरशिद थी। जब दोबारा उसी से शादी करनी थी तो पहले उसे छोड़ा क्यों था? और तल्ख नवा और बदजुबान हो तो बाज़ औक़ात मर्द पर दिलेरी तारी हो ही जाती है। उस शख्स की वो बातें लम्बा बलम्बा मेरी हैरत में इजाफा कर रही थी। मैं उससे फौरी तौर पर कोई नया सवाल नहीं कर सका क्योंकि इसी वक्त एयर होस्टेस उसके मतलूबा लवाज़म कदर इख्तिसार के साथ ले आई थी। एक कागजी गिलास बर्फ के डलों से लबरेज था। उसके नीचे 2 खाली गिलास फंसे हुए थे। उसने एक दिल नवाज मुस्कुराहट के साथ मेरे सामने वाली ट्राली गिराकर उस पर ब्लैक लेबल के 4 निप रख दिए थे। नन्ही मुन्नी वो खुशनुमा बोतलें अपनी साख्त और पैकिंग में बड़ी बोतलों की बिल्कुल नकल थीं। ऐसी मिनीएचर्स दौरान परवाज गैर मुल्की एयरलाइनों पर मिलती थीं या फिर ड्यूटी फ्री शॉप्स पर नजर आती थी और इनमें एक अजीब ही कशिश महसूस होती थी। एयर होस्टेस ने मेरे हमसफर की फरमाइश से शायद ये अंदाजा लगा लिया था कि वह आदि मैनोज था और अगर उसकी तलब का बर वक्त मुनासिब बंदोबस्त न किया गया तो वो दुबई में लैंडिंग तक उससे तलब करता रहेगा। उसने हमारे सामने 2 की बजाय 4 निप रखकर अपनी दानिश में पूरी परवाज के लिए फुर्सत का एहतमाम कर लिया था। अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरआ होने के बाद वो लहराती हुई आगे निकल गई। मैंने कनखियों से देखा कि बराबर वाली कतार में बैठे हुए 2 मेहनत कश पाकिस्तानी हमें अजीब सी मुलामत भरी नजरों से देख रहे थे। पाकिस्तान में इम्तना से पहले भी अल्कोर कभी इतनी बेजरन नहीं समझी गई थी कि लोग खुले बंदों इससे अपना शौक पूरा करते नजर आते। जो इसकी सदरंग तलखियों के शहर में गिरफ्तार थे वो भी अपने हमजोक दोस्तों के साथ चोरी छुपे इससे शुगल किया करते थे। कानूनी पाबंदी के बाद आम लोगों में इसे ज्यादा मायूब तस्वुर किया जाने लगा मगर जमीन से रिश्ता तोड़कर आजाद फिजाओं में बुलंद होते ही वो सारे जमीनी जाब्ते अपनी गिरफ्त खो बैठे। लोग अपने दिल में जिसको जो चाहे समझते रहे, अमलन उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर होते हैं। मैंने गिरदो पेश की उस फिजा को नजरअंदाज करके अपनी तवज्जो अपने हमनशी पर मरकूज करती। वो पूरे इन हिमाक से निप खोल कर
तिलाई सियाल गिलासों में मुंतकिल करने और फिर उनमें बर्फ के डले डालने में मसरूफ था। इस वक्त उसकी आंखों में वैसी ही चमक थी जैसी किसी बच्चे की आंखों में अपना मनपसंद खिलौना मिल जाने पर नमूदार होती है। तो क्या अब तुम्हारी साबका बीवी अपनी बदजुबानी से तायब हो चुकी है? मैंने सिलसिला काम फिर से जोड़ते हुए उससे सवाल किया। इस बार मैं दानिस्ता आपसे तुम पर आ गया था। मेरा ख्याल है कि अब वो बिल्कुल मोहतात हो चुकी होगी। उसका दूसरा शौहर बदकलामी पर उसे 4 चोट की मार मारता था। उसने मेरे लिए हलाला करने के साथ ही इस औरत का दिमाग भी दुरुस्त कर दिया होगा। ऐसी फजूल बातें सोचते हुए तुम्हें नदामत नहीं होती? मैंने हैरत से पूछा। उसने मेरे तर्ज तखातुब में तब्दीली पर कोई एहतिजाज नहीं किया था और इस बात ने मेरा हौसला बढ़ा दिया था। शादी के बाद आदमी के मिजाज में बड़ी तब्दीली आ जाती है। वो डटाई के साथ हंसते हुए बोला, मालूम होता है कि तुम अभी तक कंवारे हो, इसी वजह से इन रमूज से नवाकिफ हो। उसने भी तकल्लुफ बरतरफ करके मुझे तुम के सीगे से मुखातिब किया था। सफ़र तवील हो तो हम सफ़र ही रफ्ता रफ्ता अपनी ज़ात के हिसार से निकल कर बेतकल्लुफ होने लगते हैं। तुम्हारी ये बातें मेरे लिए नाकाबिले फ़हम है, मैंने उकताए हुए अंदाज में कहा। तुमने हलाले की बात की है। अगर एक मर्द किसी औरत को इस वजह से छोड़ता है कि वो किसी और मर्द के साथ अटैच्ड होती है, क्या वो ये बात पसंद करेगा कि उसकी बीवी किसी और के साथ रहे, फिर उसके बाद वो हलाला का नाम देकर उसे दोबारा हासिल करे? मेरे उस सवाल ने उसे बुखला कर रख दिया था और अपनी जगह पर वो किस्मसा कर रह गया। मैंने अपने बारे में उसकी राय पर कोई तबसरा करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। शादी होती है तो मुझ जैसे सादा लू मर्द अपनी नई नवेली दुल्हन की नाज बर्दारियों के जाल में फंस कर इसे इतनी ढील दे बैठते हैं कि औरत गैर महसूस तरीके पर इनके सर पर सवार हो जाती है। औशाता है तो पानी सर से ऊंचा हो चुका होता है, मगर फिर भी नई बीवी के मुकाबले में देखी भाली पुरानी बीवी ही बेहतर होती है। ये बात अलग होने के बाद मेरी समझ में आई है। उसने अपने गिलास से तल्ख ख्याल का एक घूंट लेने के बाद अपनी सफाई पेश की। मैंने उसे जो कुछ कहा था इसमें कोई मुबालगा नहीं था। उसकी वो बातें मेरे लिए बहुत मुबहम और समझ में न आने वाली थी। अपनी साबका बीवी पर इल्जाम तराशी करने के बावजूद वो उसका आदी था। इश्तियाल के आलम में एक गलत फैसला कर बैठा और अब कुदरत की तरफ से एक मौका मिल जाने पर अपनी इस गलती का अजाला करने पर तुला हुआ था। वो उसका जाती फेल था। मैंने उस मौजू को वहीं खत्म कर दिया। वो गिलास को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए खुद कलामी के अंदाज में धीरे धीरे बोलने लगा। ये अक्सर होता है, अखलाक और कानूनी इख्तियार बेबस हो जाता है तो फिर इससे मुआवरा तरीके वजूद में आ जाते हैं। क्या तुम एक ही घूंट में बहकने लगे? मैंने इस्तेज़ाइया लहजे में पूछा। वो हंस पड़ा। मैं नहीं, मेरी ज़हनी रो बहक की है। शादी मर्द और औरत का घरेलू मामला होता है। बाहमी एहतराम की फिजा पैदा ना हो तो ये रिश्ता कच्चे धागे की तरह टूट जाता है और आखिरी नतीजा आम तौर पर दोनों फरीकों के लिए तल्ख होता है। ऐसा कम ही होता है कि मैंने तल्खी से उसकी बात काट दी। मुझे तुम्हारी इन घरेलू उलझनों से ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम इन्हीं बातों की तकरार पर मुस्तर हो तो मैं पीछे कोई खाली सीट देख लेता हूँ। ओह, वो मुआज़र खाना अंदाज में बोला। मैं समझ रहा था कि तुम इन बातों में दिलचस्पी ले रहे हो। उसने रुककर एक गहरा सांस लिया और फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, अभी तक हम दोनों एक दूसरे के नाम से भी वाकिफ नहीं हैं। ऐसे अजनबियों से अपने दुख सुख की बातें करके दिल का बोझ हल्का किया जा सकता है। जानने वालों में जुबान खोली जाए तो हर लफ्ज की बाज़गश्त मुद्दतों पीछा करती रहती है। अभी तुम इखलाक और कानून की बेबसी के बारे में क्या कह रहे थे? एक ऐसे दोस्त का ख्याल आ गया था जो कई दिन से गायब है। उसने उदासी से कहा, क्या उसे अगवा किया गया है? मैं दिलचस्पी लेते हुए पूछा। पता नहीं, वो किसी काम से निकला था फिर वापस नहीं आया। ये कई दिन पुरानी बात है। अगर वो कोई मालदार असामी है तो समझ लो कि उससे अगवा ही किया गया होगा और अब उसके लवाहिकीन पर तावान की रकम की अदायगी के लिए दबाव डाला जा रहा होगा। वो खुशहाल जरूर है मगर मालदार नहीं है। एक रंगीन मिजाज और यार बाश भारतीय सफारतकार मालदार कैसे हो सकता है? इन बेचारों को तो हमारे लोगों से भी कम तनख्वाहें मिलती हैं। उसका जवाब ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया, मगर मैंने अपने इज़्तिरारी रद्दअमल पर काबू पाए रखा। दुनिया एक बार फिर बहुत मुख्तसर साबित हो रही थी। अगर वो बातूनी और अल्कोहल का रसिया ना होता, अगर मैंने उसकी खालिस निजी बातों में कदरे दिलचस्पी ना ली होती और अगर मैं उससे अलग थलग अपनी ज़ात के खौल में बंद बैठा रहता तो बात हरगिज वहां तक न पहुंची होती जहां वो इस वक्त तकरीबन पहुंच गई थी। मान राहदारियों के दरमियान किचन की ओट के लिए पड़े हुए पर्दे सिमटे और फिर हशर बदामा लड़कियां या औरतें कदर पुरशोर आवाज के साथ खाने की ट्रालियां धकेलती हुई राहदारियों में निकल आईं। ट्रालियों से खाने की पहली ट्रे बरामद होते ही फिजा कोरमे और बिरयानी की मानूस और इश्तिहा अंगेज खुशबू से महक उठी। यह अमारात की पेशा वाराना कारकर्दगी थी कि वह हर सेक्टर पर मुसाफिरों की अक्सरियत का ख्याल रखते हुए अपने मेन्यू में मकबूल तरीन डिशें शामिल करती थी। मैंने तेजी से अपना गिलास खाली करके अपने हिस्से का दूसरा निप गिलास में उंडेल लिया। दुबई में लैंडिंग से पहले इन लजीज खानों पर दस्तंदाजी न की जाती तो मुझे सफर की इस लज्जत से महरूम रहना पड़ता। तो तुम्हारा वो दोस्त सफारतकार है?
मैंने अपनी गहरी दिलचस्पी छिपाते हुए पूछा। हाँ, अगर तुम बाकायदगी से अखबारात पढ़ते हो तो मदन मोहन की गुमशुदगी की खबर भी तुम्हारी नजरों से गुजरी होगी। वो बहुत अच्छा और मिलनसार आदमी था। उसके गिर्द लड़कियों की भीड़ जमा रहती थी। मैंने खबर पढ़ी थी, लेकिन इसमें वो रंग अमेजी नहीं थी जो तुम सुना रहे हो। ये अंदर की बातें हैं। वो यहाँ बहुत मकबूल था। पता नहीं अब बेचारा कहाँ होगा। तुम उसके बारे में यूं बातें कर रहे हो जैसे वो मर चुका हो। मैंने बेरहमी से कहा, जब तक उसे बायाब न करा लिया जाए उसकी जिंदगी की उम्मीद नहीं की जा सकती। चाहे तुम मुसलमान हो और एक मुसलमान के लिए मायूसी कुफर है। मैंने चुपते हुए लहजा में कहा, मैं मुसलमान ही हूं मगर वो हिंदू है। उसे ले जाने वाले भी ये बात जानते होंगे। वो अपनी बीवी को तलाक देने के बाद तन्हाई की जिंदगी गुजार रहा था। मैं मदन मोहन के सोशल रैकेट के बारे में जो कुछ जान चुका था, इसकी रोशनी में मेरे हमसफर की वो गहरी दिलचस्पी और तशवीश काबिल फहम थी। मदन मोहन ऐसे लोगों को ताक ताक कर फांसने के काम में महारत रखता था जो अपने किरदार की किसी माली या इखलाकी कमजोरी की बिना पर उसके लिए कारामद साबित हो सकते थे। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हो गया कि इस शख्स में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे जिसकी बिना पर मदन मोहन को इसकी तरफ मुतवज्जा होना पड़ा था। क्या इससे तुम्हारी दोस्ती बहुत पुरानी थी? मैंने धीरे से पूछा। नहीं, लेकिन थोड़े ही दिनों में वो मेरे साथ यूं शीरो शक्कर हो गया था जैसे हम बचपन से एक दूसरे के साथ ही रहे हों। वो जिससे मिलता था उससे अपना गर्विदा बना लेता था।